हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे गॉस की प्रमेय को काफ़ी आसान शब्दों में और बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं जिन पर हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से इन चीज़ों को हमने पहले से ही लिख कर रखा है। बाकी कॉन्सेप्ट को जो समझने की बात है वो हम आपको समझाते रहेंगे, आप समझने का प्रयास करिए। चलिए समझते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या है, इनको पहले गॉस का यह कथन है, इसे आप वर्ड बाय वर्ड याद करेंगे, बिल्कुल भी इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ आप बनाकर मत लिखिएगा। जब भी गॉस की प्रमेय आएगा तो वर्ड बाय वर्ड आपको लिखना है, क्योंकि ये कथन है, ना कि कोई चित्र का डिस्क्रिप्शन है जिसे आप अपने मन से बना सकें। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, किसी भी परीक्षा में आप लिख रहे हो तो गॉस की प्रमेय को जो कथन है वो वर्ड बाय वर्ड लिखना है, आपको याद करना है, चाहे आप रट के याद करें चाहे लिख कर याद करें। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपको समझना है। पिछली वीडियो में हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझा था, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देखिए, तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। दोस्तों, फ्लक्स निकालने का जो फॉर्मूला था वो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। यह हमारा एक नियमानुसार फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन गॉस अंकल ने सिर्फ फ्लक्स निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक दिया है। क्या दिया है? शॉर्ट ट्रिक दिया है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है और इसी चीज को हमें समझना है। ये ट्रिक्स है फाई ई बराबर यानी फ्लक्स बराबर होगा Q/ε0। ये जो आवेश होगा वो इन होगा, मतलब अंदर होगा। गॉस अंकल ने सिर्फ यही बताया कि भाई हमें ना तो वैद्युत क्षेत्र चाहिए, ना ही क्षेत्रफल चाहिए, ना ही कोई एंगल चाहिए, बस हमें ये बता दो कि किसी पृष्ठ के भीतर कितना चार्ज है, भीतर होना चाहिए, और ε0 का आप भाग दे देंगे तो आपका फ्लक्स निकल जाएगा। तो इसी को हमें समझना है दोस्तों। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो इसके आगे जो बाकी के डेरिवेशंस हैं, एप्लीकेशन हैं गॉस के प्रमेय को, आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए गहराई से जरूर समझिएगा। और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना कि गॉस का प्रमेय हमेशा यूजफुल है, यानी गॉस लॉ ऑलवेज यूजफुल बट नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। यानी हर जगह यूजफुल तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह हर जगह एप्लीकेबल भी हो जाए। अगर कोई बंद पृष्ठ नहीं होगा तो वह एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे हम कहें एक फुटबॉल या फिर किसी बॉल के भीतर अगर चार्ज है तब हम इसे बता सकते हैं, लेकिन इस सरफेस पर अगर यहाँ पर चार्ज हैं तो हम गॉस का नियम डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए कुछ और नियम समझने पड़ेंगे, वो आगे हम समझेंगे। आज सिर्फ गॉस लॉ को समझते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है फ्लक्स निकालने का, गॉस ने बताया है, वही आज हमको समझना है। तो क्या बताया उन्होंने? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश Q, यानी Q का मतलब क्या होता है? गुणा, और 1/ε0 गुना होता है। और ये आंसर हमारा आ जाएगा दोस्तों फ्लक्स का। फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ये वैद्युत फ्लक्स है। अब आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं फाई ई बराबर Q का यहाँ गुणा कर दें तो Q/ε0 होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो चार्ज है वो इंटरनल चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरनल चार्ज होना चाहिए। तो ये उनका फॉर्मूला है। बाकी इस बात को उन्होंने कैसे निकाला, तो ये ट्रिक भी हमें समझना है। तो यहाँ पर प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे। यहाँ पर सबसे पहले जरूर देखिए, बंद पृष्ठ कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सिर्फ गोलाकार ही हो, वो ऐसे जो करके ऐसे भी हो सकता है, बस बंद होना चाहिए, है ना। कोई भी पृष्ठ हो सकता है। अभी हमने नियमित आकृति बना दी है, आप चाहे ऐसा भी बना सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है जो एक बंद पृष्ठ हो। अच्छा, बंद पृष्ठ को ही हम क्या बोल देंगे? गॉसियन पृष्ठ। क्या देंगे? गॉसियन पृष्ठ नाम दे देंगे, जिसमें चार्ज होगा। गॉसियन पृष्ठ, ठीक। कई बार सवालों में गॉसियन पृष्ठ लिखा रहता है तो समझना जरूरी है। अब यहाँ पर इस चित्र के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। माना कि एक बंद पृष्ठ, और देखिए हाँ, ये कोई साइंटिस्ट का कथन नहीं है तो आप इसे बना सकते हैं। माना कि एक बंद पृष्ठ ए के भीतर
ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, तो इसके भीतर यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज हम रख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखना है इस आवेश से इस पृष्ठ के ऊपर आर दूरी पर मान लेते हैं एक पॉइंट P है, ठीक, स्थित है, और अब हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं O से P तक की जो दूरी है वो R मान लेते हैं। यह एक बंद पृष्ठ है, आपने फुटबॉल पर देखा होगा ऐसे खाने खाने बने होते हैं, तो एक क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं, एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं, और जो वृत्त होता है जैसे साइकिल का पहिया है, चूड़ी है, कंगन है, ऐसी चीजें एक रेखा से घिरी होती हैं, वो बंद पृष्ठ नहीं माना जा सकता है। तो बंद पृष्ठ के लिए इस पे हमें क्या करना है, एक छोटा सा क्षेत्रफल भी ले लेना है। मान लेते हैं इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल A है मित्र, और इस छोटे से पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हम ले रहे हैं वह DA ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं दोस्त? DA ले रहे हैं इसे। अब हम जानते हैं कि किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा क्षेत्रफल की दिशा होती है वो बाहर होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की दिशा सामने की ओर है, लंबवत है। इसी तरह से कोई बॉल ऐसा होगा तो हम ऊपर से देखेंगे, जिधर से देखेंगे लंबवत बाहर ही माना जाएगा। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो दिशा है वो भी सामने DA होगी, और आप समझ लीजिए कि क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होती है, और जब यह प्लस आवेश है तो इससे बल रेखाएं भी हर तरफ बाहर की ओर निकल रही होंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ से ऐसे जुम्बा जुम्बा करके निकल रही होंगी, है ना। और इधर भी निकल रही होंगी तो इस P पॉइंट से भी निकल रही होंगी। जब P पॉइंट से निकलेंगी तो बल रेखा इधर जाएगी, तो ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा हो जाएगी। ऐसे केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह हमारा थीटा होगा, और ये 0 के बराबर होगा मित्र। क्या होगा? 0 के बराबर होगा। बहरहाल आप थीटा बराबर 0 ना भी मानेंगे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, हम थीटा लेकर ही चल रहे हैं। मोस्टली किताबों में आप देखेंगे तो ये थीटा ही बना रहेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, बाकी 0 ही होगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे करना है, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, आप ध्यान लगाकर समझिए, 2 से 3 लाइन में ये हल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, Q से P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है पहले। तो लिखते हैं प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों हम जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वह E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q बटे R स्क्वायर होता है। यह इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। अब ये जो DA क्षेत्रफल हमने लिया है, अवयव क्षेत्रफल छोटा सा, उसके कारण फ्लक्स की गणना करेंगे। तो लिखते हैं DA पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो ये पृष्ठ अगर छोटा सा हम लेंगे तो फ्लक्स भी थोड़े से होंगे, क्योंकि फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है कि वो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आप पिछला वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। तो फ्लक्स थोड़ा सा होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी फाई ई, यानी थोड़ा सा क्षेत्रफल थोड़ा सा फ्लक्स, तो ये हो जाएगा ई डी ए, और यहाँ पर हम कॉस थीटा ही लिख ले रहे हैं, ज़्यादा इसे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हम चाहें तो 0 मान सकते हैं बट नहीं मानेंगे, ऐसे ही करते हैं। तब संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा मित्रों, इसका हमें समाकलन कर लेना होगा। तो समाकलन करेंगे, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इधर भी इंटीग्रेशन ई डी ए, और ये कॉस थीटा हो जाएगा। और ये बंद
समाकलन कर लीजिएगा आप लोग, है ना। बंद पृष्ठ के लिए तो आप इसे जरूर घेर दीजिएगा। जब भी बंद पृष्ठ का बात आता है तो क्लोज इंटीग्रेशन किया जाता है, और क्लोज इंटीग्रेशन कुछ अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये आप इंटीग्रेशन के साइन को गोला बना देंगे तो बताता है कि बंद पृष्ठ का समाकलन हो रहा है। बाकी यहाँ पर आ जाएगा टोटल फाई ई बराबर, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर दूरी पर हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा। इस वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे कर ले रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला पूरा लिख दे रहे हैं एक बार। क्लोज इंटीग्रेशन ई का समीकरण 1 से मान रख देते हैं दोस्त, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q बटे आर स्क्वायर है, और यहाँ पर आ जाएगा डी ए कॉस थीटा। क्लियर है। अब थोड़ा सा इन चीज़ों को हम बाहर कर सकते हैं, ये q कांस्टेंट है और यह भी कांस्टेंट है, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बाहर हो जाएगा। क्लोज इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या बच रहा है, डी ए कॉस थीटा और अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। अब दोस्तों अभी हमने नियमित आकृति ली है, इस वजह से हमको दिख रहा है कि ये दूरियां हर जगह बराबर होंगी, बट अगर कहीं ऐसा हो जाता कि हम ऐसी आकृति ले लिए होते और हम यहाँ चार्ज रखते, तो ये डिस्टेंस जो है हमेशा सेम तो नहीं रहता, है ना। इस वजह से हम दूरी को भी वेरिएबल मानकर चल रहे हैं और उसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यह हमारा हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इस बात को समझें थोड़ा सा, तो ये हमारा इंटीग्रेशन डी ओमेगा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डी ओमेगा के बराबर होगा। अभी हम समझा रहे हैं क्या क्या होता है डी ओमेगा। दोस्तों ओमेगा जो है वह हमारा एक घनकोण है। तो घनकोण क्या होता है इसको समझते हैं। अगर आप चाहते हैं तो घनकोण क्या होता है, तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो हम बना सकते हैं, बाकी आपको हम यहीं पर समझा देंगे ताकि चीजें समझ में आ जाएं। दोस्तों आप ऐसे समझिए कि जैसे आप दो रेखाओं के बीच, एक पेन और ले लें हम, तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कि ये पेन है, अगर केवल दो रेखाएं हैं तो इनके बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से इधर भी एक रेखा निकल जाए, इधर भी एक रेखा निकल जाए, तो यह एक पृष्ठ का निर्माण करेगा, तो ये वृत्ताकार बनेगा, तो इसे हम घन कोण कहते हैं, ये कोण है। अच्छा आपको कुछ और एग्जाम्पल बताते हैं। कभी आप लोगों ने वो जैसे आइसक्रीम का जो कोन होता है, आइसक्रीम का कोन होता है, तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे ज्यादा है, मतलब वृत्त है, और पीछे कोने पर ऐसे होता है। तो वहां पर एक वृत्त की रचना करेंगे तो कई रेखाएं एक छोटे से क्षेत्रफल के कारण एक पॉइंट पर जब मिलेंगी तो कई रेखाएं मिलेंगी, तो वो घनकोण होता है। या आपने कभी मछली फंसाने का ऐसा कोई जाल देखा होगा, इस तरीके से 3-4 डंडे लगे होते हैं, तो वहां पर एक ऐसा रिंग लगाया हुआ होता है, वह भी हमारे घनकोण का निर्माण करता है। हम कहना चाह रहे हैं दोस्त, ऐसे एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के कारण एक पॉइंट पर अगर कई रेखाएं हर जगह से मिलाई जाएं इस प्रकार से, तो यह हमारा क्या होगा, एक घन कोण का निर्माण होगा। ऐसे पीछे जाएगा, ये बनेगा रिंग, ठीक, यही होता है घन कोण। तो ये हमारा घन कोण का फॉर्मूला है। अगर आप समझें तो ये टोटल वैल्यू किसके बराबर है, घन कोण के बराबर। सीधे ओमेगा लिख ले रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ओमेगा। तो लिखते हैं यहां पर, ये बात लिख लीजिएगा, क्योंकि घन कोण ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर, और ये ओमेगा बराबर होता है दोस्तों 4 पाई के। किसके बराबर होता है, 4 पाई के। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 पाई के बराबर, तो ये हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो हम यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं, यहाँ पर अगेन फाई ई बराबर क्या बचेगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस का प्रमेय है। यहाँ पर प्रूव्ड हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया गॉस की प्रमेय। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों
कई बार होता है कि इसके हम कुछ और भी सवाल ले रहे हैं एकदम बेसिक से, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर हो जाए। तो एक बार चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दें। अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आपको फंसाया कैसे जा सकता है, मिटा दें। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। चलिए, अब गॉस की प्रमेय जब भी लगाना होगा तो एक इंटरनल चार्ज लेना होगा। अंदर अगर चार्ज नहीं है तो हम गॉस की प्रमेय नहीं लगा सकते। अब जैसे हम कहें कि एक कोई मान लेते हैं ऐसे गोला है, इसके बीच में चार्ज स्थित है, तब आप बोलोगे कि सर अगर मान लो यहाँ पर 4 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर फ्लक्स जो निकल रहे हैं इससे बाहर की ओर, वो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिएगा, फ्लक्स फाई ई बराबर आ जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान हमारा है 4 कूलाम और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 गुणे 10⁻12 होती है। हम रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर कहीं हमसे ऐसा कह दिया जाए कि एक सिलेंडर है, जैसे एक बेलन है, इस बेलन के भीतर आएगा सवाल, है ना, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अगर इस बेलन के भीतर अगर कोई चार्ज है तो इस पूरे बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ऐसे चारों तरफ हो जाएगा, है ना, चारों तरफ अगर फ्लक्स निकलेंगे तो यहाँ पर भी फ्लक्स फाई ई बराबर आ जाएगा, क्या हो जाएगा मित्र, ये हो जाएगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट लगा लेंगे, सर आंसर आ जाएगा। बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है, आप बना भी सकते हैं। लेकिन 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 अगर ये सवाल चेंज कर दिया जाए, अगर सवाल इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, जैसे हम कह दें कि हमारे पास एक अर्धगोला है, अर्ध कटोरा है या अर्ध गोलाकार पृष्ठ है इस प्रकार से, या मैं कह सकता हूं ये नींबू है अर्धगोला, और इसके ऊपर नींबू है और यहाँ पर चार्ज रख दिया गया। अब तुम बताओ कि इससे फ्लक्स कितने निकलेंगे। तो आप बोलोगे सर ये क्लोज सरफेस तो नहीं है, क्योंकि अगर फ्लक्स निकालना है तो Q बटे एप्सिलॉन नॉट करोगे तो वो क्लोज सरफेस के लिए होता है, लेकिन ये क्लोज नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे दोस्तों, इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे क्लोज कर देंगे अपनी मर्जी से। इसे हमने अपनी मर्जी से किया है, इसलिए थोड़ा सा डॉटेड कर दे रहे हैं मित्र। अब ये डॉटेड हो जाएगा, जब डॉटेड हो गया तो फ्लक्स तो हर जगह से, ये फार्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हर जगह से बताएगा, है ना। जैसे हमने यहाँ फॉर्मूला किया, इसका फ्लक्स निकाला, यहाँ पर लिखा दो फाई ई बराबर, तो ये Q बटे एप्सिलॉन नॉट कर लिया अगर यहाँ पर चार्ज Q है। पर हमारे पास जो पृष्ठ था तो एक अर्ध कटोरा ही तो था, सिर्फ उतना ही तो निकालना था। तो आप बताइए कि ये कैसे होगा, ये तो पूरा निकल गया। तो भैया हमने पूरा निकाला है, हमको आधा चाहिए, तो इसका आधा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। यही काम हम यहाँ पर भी कर सकते थे। अगर आपको यहाँ पर अर्ध यानी सेमी सिलेंडर दे दिया जाए, अर्ध बेलन दे दिया जाए और इसके ऊपर रख दिया जाए कोई चार्ज Q, तब भी फ्लक्स देखिए हर तरफ निकलेंगे और आप आंसर जब लगाएंगे तो नहीं निकल पाएगा। तो इस सिलेंडर को पूरा मान लेते हैं, ठीक है, या मान लो, मतलब ये सिंपल है, पूरा सिलेंडर के ऊपर रखा है तो इसका डबल मान लो, इधर इधर डबल मान लो। तो जब आंसर निकलेगा तो फिर से वही आ जाएगा, जैसे हम कह सकते हैं कि ये Q बटे एप्सिलॉन नॉट आया है फाई की वैल्यू, अब पूरा आ गया है तो हमने डबल किया है ना, तो इसका आधा कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा ऐसे केसेस में। अब आइए एक और थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट और ले रहे हैं जो बड़े बड़े, देखिए अभी हम यहाँ पर Q ही चार्ज ले रहे हैं दोस्त। अगर ये चार्ज की वैल्यू दी जाएगी, जैसे पहले सवाल हमने 4 कूलाम लिया है, तो आप 4 कूलाम रखिएगा और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है 8.85 गुणे 10⁻12, तो आप इससे भाग दे दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर सकते हैं, ठीक है। बस आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, इसलिए सारी बातें हम इसी वीडियो में बता दे रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो 2-4 मिनट लंबा हो सकता है, आप घबराइए नहीं, है ना। शॉर्ट में अगर देखकर निकल जाएंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब एक सवाल इस तरह से आता है दोस्त कि अगर मेरे पास एक इस प्रकार का कोई वर्ग है, एक वर्गाकार इस प्रकार से कोई प्लेट है, ठीक, ये वर्ग है, अगर हम इसे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है,
इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब इस प्लेट से, ये मान लीजिए पूरा प्लेट है ऐसे, इस प्लेट के मध्य बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 4 कूलाम, 4 नहीं अभी मैं क्यू ही मान ले, चलो 4 कूलाम मान लेते हैं, 4 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। अब बताओ इस पृष्ठ से कितना गुजरेगा, समझा रहा हूं फिर से समझना। ये हमारे पास एक वर्गाकार प्लेट है और चार्ज यहां पर रखा है, तो अब फिर से ये तो चार्ज इस पर भी नहीं है, इससे बाहर है, और साथ ही ये क्लोज भी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे दोस्तों, फिर से वही ट्रिक लगाएंगे, हम यहाँ पर एक सरफेस क्लोज करेंगे और उसे फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। क्या ये वर्ग है ना, क्या मैं ऐसे 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बना सकता हूं? घन, आप इसी को थोड़ा सा ऊपर भी ऐसे एक प्लेट लगा लेना, नीचे प्लेट है, ऊपर दाएं बाएं ऐसे लगा लेना, उतनी ही दूरी पर मैं अलग से चित्र बना रहा हूं। ये 10 सेंटीमीटर है, यह भी 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचे कर देंगे, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई कर लेंगे। हमें तो 5 ही सेंटीमीटर की दूरी पर लिखा था ना ये, तो इस पृष्ठ से यहाँ 5 ही सेंटीमीटर पर होगा ये क्यू चार्ज, यानी 4 कूलाम का जो चार्ज है। अब इससे फ्लक्स क्या हो जाएंगे, हर तरफ निकलेंगे। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे इस पे फ्लक्स का, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, चलो चार्ज अभी रख लिया जाएगा, क्यू बटे क्या है, एप्सिलॉन नॉट, सिंपल लगा दिया। लेकिन सवाल में तो ये सभी पृष्ठ तो नहीं थे, सिर्फ इसी पृष्ठ से निकालना था ना। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं घन जिसकी सभी कोरें बराबर होती हैं, तो घन में 6 पृष्ठ होते हैं। कैसे, आपने लूडो की गिट्टी देखी होगी, तो उसमें 1 से 6 नंबर तक होते हैं, यानी 6 फलक होते हैं, और 6 फलक बराबर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 पृष्ठ से बराबर बराबर फ्लक्स निकलेंगे। तो हमें अगर एक ही पृष्ठ से निकालना है, तो इस पूरे फ्लक्स का 6वां हिस्सा हो जाएगा, तो आप इसमें 6 का भाग दे दीजिएगा, ठीक है। और आप सवाल हल करना चाहते हैं तो क्यू की वैल्यू 4 है बटे 6 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 लगाइए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपके पास हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये गॉस की प्रमेय का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो आप अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस के नियम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी के न्यूमेरिकल्स के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।